गुड इवनिंग। मैं सिमी सिंह आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी को बढ़ाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर APS छाबड़ा, जो होम्योपैथी के फील्ड में एक एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियन और प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर APS छाबड़ा करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में जय जलाराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मोरवा में। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर छाबड़ा स्टूडेंट्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस की इंट्रिकसीज सिखाते हैं, कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करें, कैसे पेशेंट्स को अप्रोच करें, कैसे केस टेकिंग करें और कैसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि यह ब्रिज बनाता है थ्योरी और एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस के बीच, और डॉक्टर छाबड़ा इस सब्जेक्ट को अपने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाते हैं। आज डॉक्टर छाबड़ा जो टॉपिक लेकर आए हैं वो वह बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। रिसर्च इन होम्योपैथी यानी होम्योपैथी में अनुसंधान। आज के समय में रिसर्च होम्योपैथी के लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है, साइंटिफिक वैलिडेशन जरूरी है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए रिसर्च पब्लिकेशंस चाहिए, मॉडर्न मेडिकल कम्युनिटी में क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। लेकिन सवाल ये है, होम्योपैथी में रिसर्च कैसे करें? रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? कौन सी चैलेंजेस आते हैं और कैसे हम क्वालिटी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं? आज डॉक्टर APS छाबड़ा इन सभी एस्पेक्ट्स पर लाइट डालेंगे। तो ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, जो पब्लिकेशंस करना चाहते हैं या जो सिंपली समझना चाहते हैं कि होम्योपैथी में रिसर्च कैसे होती है। तो आइए हम डॉक्टर APS छाबड़ा को वेलकम करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डॉक्टर्स प्रेजेंट हेयर, और थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे भी, सब्जेक्ट को भी और आज के टॉपिक को भी। सो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मैंने सब्जेक्ट इसलिए लिया था क्योंकि जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाते हैं तो सिर्फ मेडिसिन की ही नहीं बात करते हैं, उसके साथ मेट्रिया मेडिका, उसके साथ रेपर्टरी ऑर्गेनन सबको रिलेट करना होता है। बच्चों को थ्योरी से क्लिनिकल तक का सफर, कि भाई थ्योरी तो हमने पढ़ ली, बट उसको अप्लाई कैसे करें, और उसी से एक स्टेप आगे जाते हैं तो रिसर्च की बात करते हैं। आपने जो जो पॉइंट्स रिसर्च रिलेटेड बोले बस वही हम डिस्कस करेंगे। और इनको हम, आज फर्स्ट पार्ट है, इसको आगे और पार्ट्स में लेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में हो जाए या 3 पार्ट में हो जाए, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको पूरा एक एक चीज को बारीकी से समझना, और क्योंकि ये उभरता हुआ फील्ड है, और नॉट ओनली कि रिसर्चर्स कर रहे हैं बट नाउ इट इज एट द लेवल ऑफ पीजी। पीजीज के लिए तो जरूरी है ही, और एट द लेवल ऑफ यूजी ऑल्सो इट इज गेनिंग इम्पोर्टेंस। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, हम उनकी भी बात करेंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके अलावा क्लिनिशियंस भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, उनको क्या करना चाहिए। और इसके अलावा जो एकेडमिशियंस हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट करें, मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल है, और स्टूडेंट लेवल पे भी क्या करना चाहिए, और क्योंकि उसका प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, किस लेवल पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सब हम बात करेंगे। सो लेट मी शेयर द पीपीटी। हाँ डॉक्टर साहब, स्क्रीन हाँ विजिबल है? जी सर, है, स्क्रीन विजिबल है। चलिए, ओके, थैंक यू। सो रिसर्च इन होम्योपैथी पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो रिसर्च इन होम्योपैथी, इस टॉपिक में हम सब चीज़ों की बात करेंगे। रिसर्च क्या है, होम्योपैथी में कैसे करनी है, होम्योपैथी में क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे रिसर्च हो रही है, किस तरीके से किया जा सकता है, क्या करना है, क्या ज़रूरी है और क्यों करना है, इन सब की हम बात करेंगे। आज एक पार्ट ले रहे हैं, इसी को आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और आज का दिन भी बहुत शुभ है, आज बसंत पंचमी का दिन है। तो सबको, सभी जनों को, सभी डॉक्टर्स को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज हम रिसर्च की बात करें तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनका एक रिवाइज हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है आपको इसमें से मिले जिस पे आप आगे जाके रिसर्च कर सको। या जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो यूजीज जो बीएचएमएस कर रहे हैं, जो पीजी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट
टॉपिक ये रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च है क्या? Research is a systematic, scientific, and objective process of collecting, analyzing, and interpreting data to discover new facts, verify existing knowledge, और find solutions to problems। तो हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं? रिसर्च क्या है? रिसर्च हमेशा एक इट इज अ प्रोसेस जो सिस्टमेटाइज्ड है, सिस्टमेटिकली होता है। हर रिसर्च को करने के लिए एक सिस्टम डेवलप्ड है। इट इज साइंटिफिक इन नेचर बिकॉज रिसर्च बिहाइंड रिसर्च देर इज अ लॉजिक। कि हम कर क्यों रहे हैं, कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो यहाँ पे रिसर्च करने के पीछे भी लॉजिक है। हम बात करेंगे कि वाई टू डू रिसर्च। सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, क्या हम खोजना चाह रहे हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहने चाहिए। सो उसमें हमेशा कोई डेटा रहेगा, उस डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना कि वो डेटा क्या कहना चाह रहा है, उस डेटा को किस तरीके से यूज किया जाए। उस डेटा को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कुछ नए फैक्ट्स डिस्कवर हो सकते हैं। जैसे नए फैक्ट्स डिस्कवर हो, जैसे होम्योपैथी अपने आप में डिस्कवर हुई, वो भी रिसर्च की वजह से हुई। फिर कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करना, जैसे हम रीवेरिफिकेशन करते हैं किसी भी मेडिसिन का। कोई मेडिसिन में ये सिम्टम है, हमने पेशेंट को दिया, वो सही हुआ पेशेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, हमें पता था। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एलोस से डिसेंट्री सही होती है, उसमें जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, पेशेंट आया आपके पास में, आपको वही सिम्टम मिले, आपने पेशेंट को दवाई दी, तो वो उससे सही हुआ। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपने वेरीफाई की। इट इज अगेन अ रिसर्च। और फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। तो हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल और होम्योपैथी की नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि आप होम्योपैथ हो, बिफोर बीइंग अ होम्योपैथ यू आर अ डॉक्टर। सो नॉट ओनली होम्योपैथी रिलेटेड, आप नॉन होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्चेस भी कर सकते हो, सोशल रिसर्चेस भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकले, सो सॉल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च की जाती है। जैसे सपोज करो आपके पास केस आता है, अब केस आया आपके पास, आपने पूरा केस स्टडी किया और आपको मेडिसिन नहीं समझ में आ रही, तो आपने एक बुक पढ़ी, दो बुक पढ़ी, तीन बुक पढ़ी, वो तीन चार बुक पढ़ी, उसमें से आपने उसका एक क्रक्स निकाला कि हाँ भैया ये केस जो है, ये इसमें लग रहा है मुझे कॉफिया क्लूडा देनी चाहिए। वो आपने दो बुक चार बुक पढ़ी, उससे जो कॉफिया क्लूडा मेडिसिन निकल के आई, सो इट इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, मेडिसिन टू दैट केस। दिस इज अ रिसर्च। बेसिकली ये भी एक तरीके की रिसर्च ही है। रिसर्च, आपने किसी चीज को वापस से ढूंढा है, निकाला है, ढूंढ ढूंढ के निकाला उस चीज को, दैट इज रिसर्च। क्योंकि हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सर फ्रांसिस बेकन की। ही इज कॉल्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिसर्च टर्म के ऊपर एम्फेसिस किया, उसको समझाया और क्या बताया, दैट इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। लाइक आप पेशेंट से भी पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई कंप्लेंट हुई है, तो आप जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कर रहे हैं। आपने चीफ कंप्लेंट पूछी, आपने प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पूछा, आपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ली, आपने फैमिली हिस्ट्री ली, एडिक्शन की हिस्ट्री ली, पर्सनल हिस्ट्री ली, फिजिकल जनरल लिए, मेंटल जनरल लिए। सो दैट इज, यू आर डूइंग इट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और आप इंक्वायरी कर रहे हो, उससे आप कुछ खोजना चाह रहे हो, कुछ निकालना चाह रहे हो, इट इज अगेन अ रिसर्च। ओके, so the word research comes from the French word recherche। रिसर्च से ये वर्ड आया है, मींस टू सर्च अगेन, इसलिए इसको रखा रिसर्च। बट फ्रांसिस बेकन ने क्या बोला? फ्रांसिस बेकन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड एंड एस्टेब्लिश्ड रिसर्च एज अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो क्योंकि हम रिसर्च को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की तरह यूज कर रहे हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हमने देखा और देखा तो उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हैनमैन सर ने भी किया, तो उसकी बात करेंगे। सो द ग्रेट होम्योपैथिक रिसर्चर, ग्रेट होम्योपैथिक रिसर्चर क्यों? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन।
जब हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, सो होम्योपैथी को डिस्कवर किया हैनमैन सर ने, इन्वेंट नहीं किया। ही डिस्कवर्ड इट। ही डिस्कवर्ड इट थ्रू द रिसर्च। जो हम बात करते हैं कि वो, चलिए वो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर थे स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, डिससेटिस्फाइड हुए, बुक्स ट्रांसलेट करना शुरू करा, और वहां से उनको एक चीज मिली कि यार क्विलिन्स मटेरिया मेडिका में जो लिखा है कि ये मलेरिया क्यों ठीक हो रहा है, इससे क्विनाइन से क्यों ठीक हो रहा है, चलो तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, खुद ने लेना शुरू किया, अपने दोस्तों को देना, अपनी फैमिली में देना शुरू किया, तो उसमें उनको सिम्टम मिलने शुरू हुए मलेरिया के। तो वहां से उन्होंने इसको डिस्कवर किया। जो होम्योपैथी है वो उन्होंने डिस्कवर करी, इससे पहले भी हिपोक्रेट्स ने भी इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो उसको आगे नहीं लेके गए, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया। उन्होंने कॉन्ट्रिया कॉन्ट्रेरिस को फॉलो किया। वो चाहते तो लाइक के और लाइक को भी फॉलो कर सकते थे, बट वो दूसरी तरफ चले गए। और ये सिद्धांत हम कहते हैं कि हाँ जर्मन से आई होम्योपैथी, क्योंकि हैनमैन वाज अ जर्मन फिजिशियन। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, उन्होंने पूरी होम्योपैथी को प्रॉपर डेवलप किया। बट होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी अल्टीमेटली जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद से निकला है। आयुर्वेद से सिद्धांत निकला है, सम समय समयंती। सम समय समंती, जिसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में, जो लेमैन टर्म में हम बात करते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, या डायमंड जो है हार्डेस्ट वर्ड, हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सो दैट हार्डेस्ट थिंग कैन ओनली बी कट बाय द हार्डेस्ट थिंग। सो डायमंड से ही डायमंड को काटा जा सकता है। ठीक है। सो ये हैनमैन साहब ने इसको ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन किया, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड टू बी द ग्रेट होम्योपैथिक रिसर्चर। ही रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन विद दिस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। नाउ व्हाट इज होम्योपैथी? सो होम्योपैथी इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसमें क्या क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ सिमिलर्स पे ये बेस्ड है, जैसे हमने बात किया, लोहा लोहे को काटता है, लाइक क्योज लाइक। मिनिमम डोज की हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट इफेक्टिव डोज, इफेक्टिव अमाउंट। इसको हैनमैन सर ने पोटेंटाइजेशन में लेके आए, पोटेंटाइजेशन किया, डेसिमल स्केल सेंटिसिमल स्केल बनाई, 50 मिलीसम में लेके आए। हैरिंग साहब डेसिमल स्केल लेके आए। और इसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन की, दैट इज पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। हम बात करें 10 पेशेंट टाइफाइड के हैं, बट 10 के 10 को अलग दवाई जाएगी, किसी को आर्सेनिक जा सकती है, किसी को वेरेट्रम एल्बम जा सकती है, किसी को बैप्टीशिया जा सकती है, किसी को एकोनाइट जा सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, दिस इज इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज नीड फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। जरूरत क्या है होम्योपैथी में, रिसर्च की क्या जरूरत है? तो स्टार्टिंग में ही डॉक्टर सिम्मी ने कुछ पॉइंट्स बताए, हम उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या जरूरत है? सो फर्स्ट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। दिस इज एन एरा ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट सही हुआ है, उसका क्या एविडेंस है। हैनमैन सर के टाइम पे ना सीबीसी हुआ करती थी, ना एमआरआई सीटी स्कैन, ये सब नहीं हुआ करते थे उस टाइम। बट आज के टाइम में है। आज के टाइम में हमें पता है, हम जान रहे हैं कि जो यूटीआई हुआ है उसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया है। हम ये मानते हैं कि चलो होम्योपैथी में हम देखते हैं कि हम लोग नई बैक्टीरिया को मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वाइटल फोर्स का डेविएशन हुआ, और डेविएशन की वजह से पेशेंट में सिम्टम आने लगे। बट क्योंकि हम जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, हम जब यूटीआई में जब सैंपल ले रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कि वहाँ बैक्टीरिया है, तो हम साइंटिफिक वर्ल्ड को कैसे बताएं? आपने पेशेंट को, एक और एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट को बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, सपोज कीजिए कि थ्रोट रिलेटेड कंप्लेंट्स थी, सोर थ्रोट था, हॉर्सनेस थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, वजन गिर रहा है। आपने पेशेंट को सही भी कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या सही किया। आप बताओगे क्या दुनिया को कि आपने क्या सही किया है? एंड पेशेंट वाज ऑफ अ सीए थ्रोट, उसको थ्रोट का कैंसर है, आपने सही कर दिया। अब आप बताओगे किस बेसिस पे? दिस इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसी को बोलते हैं। इसके बेसिस पे आप बता सकते हो। आप बताओगे भाई ये देखो, ये पेशेंट हमारे पास आया था, इसमें ये सिम्टोमेटोलॉजी थी, ये हिस्ट्री थी,
और इसको डायग्नोस हुआ सीए थ्रॉट, और या फिर हमने एग्जांपल लिया इसको डायग्नोस हुआ यूटीआई, और यूटीआई सपोज करो किसी क्लिप्सेला बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था या ई कोलाई की वजह से हो रहा था, और हमने मेडिसिन दी, उसके बाद में हमने रिपोर्ट कराई और ये सही हो गया। तो जब हम दिखाते हैं, एक लेमैन भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है कि हाँ भाई ये केस था, इसको ये बीमारी थी, क्योंकि आजकल सब लोग जानते हैं बीमारियों के नाम, और गूगल का जमाना है। उस टाइम गूगल नहीं हुआ करता था, आजकल गूगल का जमाना है। लोग पहले से ही अपनी बीमारी जान के आते हैं, अपनी बीमारी के बारे में सब पढ़ के आते हैं, सब देख के आते हैं। इवन आजकल इतने वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, लोग पहले ही देख के आ जाता है कि यार हमने डॉक्टर साहब वो वीडियो देखा, उसमें नेट्रोम्योर दिए तो नेट्रोम्योर लें क्या। आपको समझाना आना चाहिए कि हमें नेट्रोम्योर देनी है तो क्यों देनी है, और नहीं देनी है तो क्यों नहीं देनी है। दिस इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कि हम कोई केस ठीक कर रहे हैं, पेशेंट समझ रहा है, सपोज करो शियाटिका का पेशेंट सही हुआ है, तो वो आपके पास लेके आ रहा है शियाटिका, वो आपको देख के आएगा हाँ भी ये डॉक्टर साहब ने शियाटिका का केस सही किया है, तो ये मेरी बीमारी को समझ सकता है। हालांकि हैनमैन सर के टाइम पे हैनमैन सर ने एक बहुत सिंपल सी बात कही थी कि आपको बीमारी क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, और मैं क्या दवाई दे रहा हूँ उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। लेकिन अब ये चीज नहीं चलती, बिकॉज नाउ हमारे पास बहुत सारे नाम है बीमारियों के, और पेशेंट उस बीमारी को समझ रहा है। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी प्रैक्टिशनर है सब जानते हैं कि बहुत ऐसी पॉपुलेशन 80-90% पेशेंट जो हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे फिजिशियंस को दिखा के आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को दिखा के आ रहे हैं। सो जब वो उनको दिखा के आ रहे हैं तो वो अपनी बीमारी के बारे में सब जान के आ रहे हैं, उसका नाम भी जानते हैं, उसका सब जान रहे हैं वो। तो जब सब जान रहे हैं तो आपको भी उसी तरीके से उस पेशेंट को हैंडल करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। साइंटिफिक वैलिडेशन में हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, और स्टैंडर्डाइजेशन ड्रग्स का और पोटेंसीज का। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं जब भी कोई भी कंपनी हो, हम WSI, SBL, बैक्सन, जो भी कंपनीज की हम बात करते हैं, सो हम वहां बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी मींस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मींस जो क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, जो फार्माकोपिया के बेसिस पे बना रहे हैं, HPI के हिसाब से बना रहे हैं, HPI नहीं है तो HPUS के बेसिस पे बना रहे हैं, उनके बेसिस पे बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड मेडिसिन बना रहे हैं। तो इसमें क्या जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर क्वेश्चंस, आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब वो आपके पास पेशेंट आ रहा है और वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो थायरोनॉम या एल्ट्रॉक्सिन, जो भी आप नाम लो, कि वो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन ले ही रहा है, जो भी एमसीजी में ले रहा हो, 100 ले रहा है, 75 ले रहा है। अब आपके पास पेशेंट आया, सपोज कीजिए 2 साल पहले डायग्नोस हुआ, आप उसको जब मेडिसिन दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट आया तो आप उसको तुरंत नहीं बंद कराएंगे, टेपर डाउन कराएंगे। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, आप हम कई लोग सिर्फ डाइल्यूशन पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हैं कि ग्रेफाइटिस आई या सल्फर आई, जो भी आप दे रहे हो, बट हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग थायराइडिनम भी दे रहे हैं, अगर 6x में दे रहे हैं, 3x में दे रहे हैं, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन को जब टेपर डाउन कर रहे हो, आप 75 ले रहे थे, आपने बोला पेशेंट को अब भाई हमारी ये थायराइडिनम 6x आपको एक की गोली दिन में 3 बार लेनी है, और ये थायरानोम जो है इसको 75 से 50 पे करेंगे हम। लेकिन आप जो थायराइडिनम 3x या 6x दे रहे हो, क्योंकि डेसिमल स्केल दे रहे हो और उसमें थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी है, तो वो कितनी है हमें नहीं पता। ये है रिसर्च का पॉइंट। ये रिसर्च, ऐसी रिसर्चेस करना जरूरी है, ये क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। जो बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो रही हैं उनसे भी, रिसर्चर्स से, या हम खुद अगर इस लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं वहाँ जरूरी है, या जो कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं उनसे भी जरूरी है, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारी मेडिसिन में डोज कितना है। आप हायर पोटेंसीज में नहीं पकड़ पा रहे, बट जहां आप डेसिमल यूज कर रहे हो वहां आपको पता होना चाहिए। जब आप सामने वाले पेशेंट के एलोपैथिक मेडिसिन को टेपर डाउन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप भी कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, क्योंकि जब आप डेसिमल में यूज कर रहे हैं तो आप भी पेशेंट को क्वांटिटी में दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं। वहाँ डायनेमिक प्लेन पे नहीं, आप 3x 6x 12x अगर दे रहे हैं तो वहां पे आप क्वांटिटी पे काम करा रहे हैं।
सो इसी के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो चलिए एक हम बता देते हैं। यहाँ पे एक रिसर्च थी, और 2018 में जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे का सेलिब्रेशन हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें सीसीआरएस द्वारा इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। ये रिसर्च क्या थी? एक्सट्रीम होम्योपैथिक डाइल्यूशंस रिटेन स्टार्टिंग मटेरियल्स, अ नैनो पार्टिकुलेट पर्सपेक्टिव। इसमें डॉक्टर जयेश रमेश बेलेरे जो हैं, ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, और इन्हीं के स्टूडेंट है डॉक्टर प्रशांत सतीश। और इन सब प्रोफेसर्स ने, पीजीज ने, इन्होंने मिलके नैनो पार्टिकल्स पे रिसर्च किया। और जहां हम कह रहे हैं कि हमारे को, हम लोग क्योंकि प्रूव नहीं कर पा रहे, हम लोगों को आप जब विकिपीडिया देखोगे तो विकिपीडिया पे फर्स्ट लाइन लिखी है, होम्योपैथी इज अ सूडो साइंस। व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी सूडो साइंस? हम उसको हटवा नहीं पा रहे, हम दुनिया को बता नहीं पा रहे। सो दिस इज द रिसर्च, और इसी तरीके की और रिसर्चेज हमें चाहिए। सो इसका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट मैं पढ़ूंगा, इसमें क्या उन्होंने किया था। सो होम्योपैथी इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज मेडिसिन इन हाई पोटेंसी 30C 200C इन्वॉल्व ह्यूज डाइल्यूशन फैक्टर्स। इनका डाइल्यूशन कितना होता है? 10⁻⁶, 10⁻⁴00। 30 का है 10⁻60, एंड 200C का है 10⁻⁴00, which are many orders of magnitude greater than Avogadro's number। एवोगैड्रो नंबर से भी बहुत ज्यादा है। So that theoretically there should be no measurable remnants of the starting materials. So no hypothesis which predicts the retention of properties of starting materials has been proposed, nor has any physical entity been shown to exist in these high potency medicines using market samples of metal derived medicines। इन्होंने मेनली किसमें किया है? मेटल डिराइड पे, लाइक क्यूपरम मैट, लाइक फेरम मैट, इनके ऊपर किया है फ्रॉम रेपुटेबल मैन्युफैक्चरर्स। बिकॉज जब भी आप रिसर्च करते हैं तो हम इनमें यही बात करते जाएंगे कैसे करना है, क्या करते हैं। सो जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हैं, आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, सो इन द रिसर्च यू नेवर नेम इट। कभी भी आप किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते। आप जीएमपी सर्टिफाइड लिख सकते हो, या जैसे इन्होंने मेंशन किया रेपुटेबल मैन्युफैक्चरर्स, XYZ जो भी है। We have demonstrated for the first time by TEM. TEM is transmission electron microscopy, diffraction, and chemical analysis by inductively coupled plasma emission spectroscopy, that is ICP-AES. The presence of physical entities in these extreme dilutions in the form of nanoparticles of the starting materials and their aggregates। तो मेटल वाली मेडिसिन जो बन रही है, लाइक क्यूप्रम मेट, फेरम मेट, इन पे इन्होंने रिसर्च करी, और 30-200C में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से, ICP-AES से और TEM से इन्होंने पता लगाया कि उसमें कुछ नैनो पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो जो हम बोल रहे हैं कि मेडिसिन सही कर रही है, सही कर रही है, तो उसको कंट्रोवर्शियल इसलिए, उस पे स्केप्टिसिज्म इसलिए आ रहा है, सूडो साइंस इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 12C के ऊपर एवोगैड्रोस नंबर को क्रॉस कर जाता है। और क्योंकि आर्सेनिक एल्बम आप बात करो तो आर्सेनिक एल्बम में आर्सेनिक एल्बम मिलती नहीं 12C के ऊपर। 12C में मिल के ऊपर मेडिसिन में आपको मेडिसिन मिल ही नहीं रही है, इसलिए वो लोग मान नहीं रहे। दीज काइंड ऑफ रिसर्चेज आर रिक्वायर्ड इन होम्योपैथी। नेक्स्ट, वैलिडेट होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। हमारे जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, हम लॉ ऑफ सिमिलर्स की बात करते हैं, हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं। जब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन हैनमैन सर ने डेथ से पहले जो लिखी, उसके बाद 6th एडिशन 1921 में आया। हम आज भी वही पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, जो भी हैनमैन सर ने लिखा वो टिल डेट इट इज ट्रू। हम जब लॉ ऑफ क्योर की बात करते हैं, दैट लॉ ऑफ क्योर इज बेस्ड ऑन नेचर, वो नेचर पे बेस्ड है, इसलिए वो सही है, इसलिए वो सच्चा है, उसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनको प्रूव किस तरीके से है? उन कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो हैनमैन सर ने दिए उसके आगे हम बढ़ ही नहीं रहे। हम थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स उन्होंने दे दिया, हमने पढ़ लिया, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी जा रही। हालांकि एक बहुत पुरानी रिसर्च है, अगर आप में से किसी को पता हो तो देर वॉज अ रिसर्च डन, बहुत पहले की है रिसर्च, मुझे याद है, लेकिन उसका
प्रॉपर कब की और कहाँ की ये एग्जैक्टली नहीं याद है। उसमें क्या किया गया था कि एक आदमी था जिसको, जो मरने वाला था, जिसकी मृत्यु बहुत पास थी, और उसको एक कांच के कॉफिन में बिल्कुल बंद कर दिया गया, जहां से ना हवा अंदर जा सकती है ना आ सकती है। और जब डेथ हुई तो वो जो कांच का कॉफिन था वो टूट गया। दैट मीन्स देयर इज अ एनर्जी विच लेफ्ट द बॉडी आफ्टर डेथ। सो इस तरीके की कुछ रिसर्चेस, जिससे हम अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझा सकें, साइंटिफिक वर्ल्ड में उनको समझा सकें, दैट इज द वैलिडेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। हम मियाज्म की बात करते हैं, हैनमैन सर ने 3 मियाज्म दिए, आगे ट्यूबरकुलर मियाज्म आया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो और मियाज्म की भी बात करते हैं, लेकिन हम उन मियाज्म को साइंटिफिकली नहीं समझा पा रहे। सो दैट इज द नीड फॉर रिसर्च। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, कि हमारे प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिकली नहीं समझा पा रहे हैं, और क्योंकि हम अपनी मेडिसिन को नहीं समझा पा रहे, हाउ आर मेडिसिन वर्क। ठीक है, जो हैनमन सर ने मोडस ऑपरेंडाई दिया कि हमारी मेडिसिन नर्व्स के थ्रू काम कर रही है, प्राइमरी एक्शन हो रहा है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन हो रहा है, तो वो वो सही है, बिल्कुल सही है, और उनके टाइम पे उतना एक्सप्लेनेशन सही था। बट नाउ इन द टाइम ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने उसमें किसी भी तरीके का आगे काम किया ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस, एट द नेशनल लेवल और एट द इंटरनेशनल लेवल हमारी एक्सेप्टेंस कम हो गई है। आप देखिए जर्मनी में जहां से मेडिसिन निकली, जहां से होम्योपैथी निकली, आज जर्मनी में ही प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। सो नीड ऑफ रिसर्च ये है कि हमारे को इस लेवल पे रिसर्च करें, सो दैट होम्योपैथी कैन बी एक्सेप्टेड एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल्स। नेक्स्ट इज, अगर हम रिसर्च करेंगे, सो रिसर्च ऑलवेज हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंक्लूजन। जैसे हमने कोविड में जो रिसर्चेज हुई, उसमें आर सेल पे बात हुई, और आर सेल के अलावा बहुत सारी मेडिसिन की बात हुई, ब्रायनिया, रस्टॉक्स, जेल्सीमियम, और जेस्टीशिया की बात हुई, सीपिया की बात हुई, तो कैम्फर की बात हुई। तो इन मेडिसिन की जब बात हुई, तो आगे इसको पब्लिक हेल्थ में कैसे लाया जाए, सो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च। जब पॉलिसीज बनती हैं तो पॉलिसीज इसी बेसिस पे बनती हैं कि क्या रिसर्च हुई है, उसमें क्या काम हुआ है, उसको पॉलिसी में किस लेवल पे इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो कोई भी रिसर्च आप करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, जैसे आपने बताया कि भाई इस मेडिसिन से बच्चों का अस्थमा सही हो रहा है, आपके बहुत सारे केसेस सही हुए हैं, किस लेवल पे सही हुए हैं, कैसे करते हैं, ये अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। तो आगे जो और प्रैक्टिशनर्स हैं या जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बता पाएंगे, और क्लिनिकल प्रैक्टिस को उस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। नाउ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें रखने होते हैं? ये जो नीड की हमने बात करी, जो हमारी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएं? सो फर्स्ट इज टू प्रूव द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो हमारी रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी को प्रूव करें। अब एफिकेसी को प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं, हम अभी आगे टाइप ऑफ रिसर्चेस की बात करेंगे, किस तरीके से करना है वो भी हम आगे के सेशंस में और बात करेंगे। सो एफिकेसी, एफिकेसी मतलब जो मेडिसिन है वो कितना बेटर काम कर रही है। अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है और उसमें ट्रीटमेंट सेट है, जैसे हम सपोज करो एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एग्जांपल लेते हैं। व्हेन देयर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट इज फिक्स ट्रीटमेंट कि पेशेंट को फेरस सल्फेट प्लस फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की टैबलेट्स देते हैं। अब वो दे रहे हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सो वी कैन कंपेयर द केसेस कि हमने फेरस सल्फेट जो एक प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं, हम जो वो मेडिसिन दे रहे हैं, उसके कंपैरिजन में होम्योपैथी की क्या एफिकेसी है, होम्योपैथी कितना अच्छा काम कर रही है। और ऐसी रिसर्चेस हो भी रही हैं इनको, और इसकी एफिकेसी
हालांकि जो रिसर्चेस होती हैं वो बहुत कम सैंपल पे होती हैं, या सीसीआरएच जो रिसर्चेस कर रहा है वो भी कर रहा है, मल्टी सेंट्रिक कर रहा है, इस पे और रिसर्चेस चाहिए जिससे लोग होम्योपैथी की तरफ आएंगे। जब जनरल पॉपुलेशन में ये पता पड़ेगा लोगों को कि हाँ होम्योपैथी इज बेटर फॉर दिस, then people will come to the homeopathy, people will come to the general practitioner, homeopathic practitioners, private practitioner या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में पेशेंट तब आएंगे। सो उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, फेरम फॉस पे होती है, फेरम फॉस 6x पे, 12x में, या फेरम फॉस 30 पे, या आप दूसरी बहुत सारी मेडिसिन लाइक टीएनटी यूज हो रही है, एलेक्ट्रिस फेनोसा यूज हो रही है, चाइना यूज हो रही है, तो ये मेडिसिन यूज करके, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। सो वो आप एफिकेसी उसकी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डिजीज में दो तीन अलग अलग मेडिसिन को कंपेयर कराएं कि विच इज बेटर एट द यूज, टू द यूज, सो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को हम कवर कर सकते हैं उनसे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लोर मोड ऑफ एक्शन ऑफ अल्ट्रा डाइल्यूटेड ड्रग्स, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि मोड ऑफ एक्शन, हम बात कर रहे हैं कि मेडिसिन काम किस तरीके से कर रही है। अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन हैं, अब अल्ट्रा डाइल्यूटेड हैं तो वो काम कैसे कर रही है। जब आप एलोपैथी में बात करो तो साइंटिफिक वर्ल्ड में वो वाइटल फोर्स को नहीं समझेंगे, या तो आप वाइटल फोर्स उनको एनर्जी में एक्सप्लेन करो, वो आप इस तरीके की रिसर्च करो कि वो वाइटल फोर्स को समझ सके। जैसे हम नॉट ओनली होम्योपैथी, हम आयुर्वेद में भी बात कर रहे हैं, सोल की बात करते हैं, एक एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको समझाना पड़ेगा सो हाउ इट इज एक्टिंग। हालांकि वी हैव बुक्स लाइक बर्ड की फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है हमारी मेडिसिन, तो वो जो काम कर रही है उसको आपको रिसर्च करके जब आप पेपर पब्लिश करेंगे तो लोग मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जब बैप्टीशिया पढ़ेंगे तो बैप्टीशिया में बर्नेट ने लिखा है कि स्टार्टिंग में जब आप बैप्टीशिया दोगे तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में टाइफाइड से रिलेटेड एंटीबॉडीज बना देता है। ये बर्नेट साहब लिख के चले गए, लेकिन उस पर रिसर्च जरूरी, क्या सही में ऐसा हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बोरिक मिट्रिया मेडिका में एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम के लिए लिखा हुआ है कि वो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, उसके डोजेस भी लिखी हुई है कि इतनी डोजेस में इतनी जल्दी वो कम कर रहा है। और इन जनरल भी आप देखिए कि लहसुन जो होता है, लहसुन एलियम सेटाइवम क्या है, लहसुन है। सो वो लहसुन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम भी करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सो यही आपको होम्योपैथी में ऐसे ही रिसर्च करनी जो मोड ऑफ एक्शन को सामने लेकर आए। सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज टू डेवलप न्यू रेमेडीज एंड इंडिकेशंस, नई रेमेडीज को डेवलप करना। हालांकि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे नहीं बनी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी नई रेमेडीज हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, और जिनके इंडिकेशंस आप मेटेरिया मेडिका में जुड़वा सकते हैं। नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट होम्योपैथी इनटू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। अगर हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करें इन इंडिया, सो होम्योपैथी कहीं पे भी इंटीग्रेट नहीं की जा रही है, होम्योपैथी को बाहर रखा जा रहा है। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ द वैलिडिटी ऑफ होम्योपैथी। अब वो वैलिडिटी हमें समझानी पड़ेगी, अगर हम उसको समझाएंगे तो वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में आएगी। जो भी इंडिया में अभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें किसी में भी हमें समझाना है तो हमें उसकी एफिकेसी दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस में बैन है, आप जनरल प्रैक्टिस में आप दे रहे हैं लेकिन आपको लीगली आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। वी हैव मेडिसिन बट वी आर अनएबल टू प्रिस्क्राइब, उसमें सिर्फ और सिर्फ एटीटी ही दी जानी चाहिए। सो ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, बट होम्योपैथी में मेडिसिन भी हैं, हमारे पास उसका लिटरेचर भी है, बट उसको ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू मेक इट इंटीग्रेट इन दैट नेशनल प्रोग्राम, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज टू improve क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक एजुकेशन। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुराने प्रैक्टिशनर्स थे जो पढ़ाते हैं, और पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अभी भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बट टीचर्स ऑल्सो नीड टीचिंग। एमडी में भी मैं इससे पहले पीजी कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, पीजी को भी पढ़ाया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात
क्योंकि जो भी पीजी कर रहा है, पीजी का मेन मकसद क्या होता है? पीजी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज क्लिनिकल, आपको अपना क्लिनिकल स्ट्रांग करना है। बीएचएमएस में आपने जितने भी केसेस देखे, थोड़ा कम एक्सपोजर रहा, वो क्लिनिकल एक्सपोजर एमडी में ज्यादा से ज्यादा होता है, वहां से आपको सीखना है। दूसरी चीज आपको, जो एमडी का जिस्ट है वो सबसे बड़ा है रिसर्च। तो रिसर्च सीखना, आपको रिसर्च की बात करनी है, वो रिसर्च आपको प्रॉपर करनी है। उसके लिए आपको पेशेंट्स चाहिए, उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको बायो स्टेटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, एकेडमिक्स, क्लासेस। जो पीजीज हैं वो क्लासेस लें। और पीजीज को ये, क्योंकि हम जब भी एलोपैथी में बात करें, सो दे आर डूइंग स्पेशलाइजेशन, दे आर बिकमिंग कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, तो वहाँ स्पेशलाइजेशन है। और वो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे एकेडमिक्स का इतना रोल नहीं है। कुछ पढ़ाते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाते। मेन उनका फोकस रहता है प्रैक्टिस पे। और हमारे यहाँ जब भी पीजी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, सो मेन मोटो यहाँ रहता है कि एकेडमिक्स में आना है, टीचिंग में जाना है, प्रोफेसर आपको लगना है। और आप ये मान के चलो कि जो 10 लोग पीजी कर भी रहे हैं, उन 10 में से अगर 4 लोग ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ाने जाना, फिर भी वो 4 में से 3 लोग जाते ही जाते हैं पढ़ाने। सो सबसे बड़ी चीज, पीजी में एमडी करते वक्त जो पीजी स्कॉलर आ रहा है उसको ये बताना कि पढ़ाना कैसे है। उसी से होम्योपैथिक एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। होम्योपैथिक एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे रिसर्चेस करेंगे, देन होम्योपैथी का लेवल अप होगा। नो डाउट एनसीएच इज वर्किंग ऑन इट। लाइक एनसीएच सीबीडीसी करिकुलम लेके आया है, यूजी में भी पीजी में भी। बस कॉलेजेस को उसको अच्छे से उसका इम्प्लीकेशन करना है। और इसके अलावा एनटीटी लेके आया है टीचिंग के लिए। बस एक चीज ये रहेगी मेरी एनसीएच से, कि वो जो एनटीटी है, उसमें एनटीटी में ये है कि आपको पढ़ाना कैसे है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्या मेथड्स यूज करने हैं, बच्चों को हैंडल कैसे करना है, ये सब पीजी में ही सिखाया जाए। जो सीबीडीसी करिकुलम वो पढ़ाने वाले हैं, वो उनको पीजी में ही पढ़ाया जाए कि आपको सीबीडीसी किस तरीके से फॉलो करना है। दैट विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक एजुकेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब क्या क्या हम रिसर्चेस कर सकते हैं? हम जब इन जनरल बात करते हैं तो देर आर रिसर्चेस लाइक फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्चेस, हम लिटरेचर रिव्यूज की बात करते हैं, हम क्लिनिकल रिसर्चेस की बात करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस होती हैं, कि जिसमें सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप केस चल रहा है उसमें सिर्फ देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, लंग कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। अभी लंग कैंसर के पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, इसके पीछे कॉज क्या है? क्या हमें स्मोकिंग मिल रही है? आप उसको फॉलो करोगे, उस पर रिसर्च करोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, स्मोकिंग कॉज है या नहीं है। अब इसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। दूसरा, इंटरवेंशनल स्टडी। इंटरवेंशनल स्टडी का मतलब ये होता है कि आप इंटरवेंशन दे रहे हो। जो भी पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको मेडिसिन दिया, आपने उसमें इंटरवीन किया, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरवेंशनल स्टडी। अब इंटरवेंशनल स्टडी बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोल सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल बोल सकते हो। ठीक है। सो इस तरीके की रिसर्चेज होती हैं। नाउ, सो होम्योपैथी में क्या क्या हो सकता है? सो जो क्लिनिशियन है, जरूरी नहीं कि आप रिसर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको मेडिसिन दिया, पेशेंट सही हो गया, तो ये एक तरीके का क्लिनिकल वेरिफिकेशन हो गया। आपने उसके लिए मेडिसिन खोजी, आपने खोजी, सर्च मतलब खोजना, सो दैट इज अ रिसर्च। सो जो भी आपने पेशेंट ठीक किया है, तो आपने उसका डायग्नोसिस बनाया है, उस पेशेंट की हिस्ट्री ली है, उसका एनालिसिस इवेल्युएशन किया, उसको रेपर्टराइज किया, आपने पेशेंट को एक मेडिसिन दी। सो इसका आप एक केस रिपोर्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने डायबिटीज मिलाइटिस का केस अगर सही किया है, सो उसको आपने कौन कौन सी मेडिसिन दी, कब कब दी, फॉलो अप क्या मिला। सो इसके लिए केस रिपोर्ट बना सकते हो और इसको आप पब्लिश करा सकते हो
अलग अलग जर्नल्स में। देर आर नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स, हम आगे के पार्ट्स में उनकी भी बात करेंगे, पब्लिकेशन की भी बात करेंगे। अभी एक बार टाइप ऑफ रिसर्च में समझ लेते हैं कि उन केस रिपोर्ट को आप पब्लिश करा सकते हो। देर आर गाइडलाइंस रिलेटेड टू इट, कि कोई भी आपको केस अगर पब्लिश कराना है, सो देर आर गाइडलाइंस, उस गाइडलाइन का नाम होता है होम केयर। होम केयर, होम केयर, होम्योपैथी और केस रिपोर्ट। हालांकि केयर गाइडलाइंस हैं जो सिंपल केस रिपोर्ट की, जो एलोपैथी के लिए होती हैं। और होम्योपैथी इसलिए जुड़ा क्योंकि हमारे पास में एनालिसिस इवेल्युएशन होता है, हम टोटलिटी बनाते हैं, हम रेपर्टराइजेशन करते हैं। सो दैट इज वाई उसके लिए एक अलग से गाइडलाइन, इम्प्रोवाइज्ड गाइडलाइन बनाई गई, दैट इज कॉल्ड होम केयर गाइडलाइंस, होम्योपैथी केस रिपोर्ट गाइडलाइंस। ठीक है। सो एक पर्टिकुलर केस के लिए आपने कोई एक पर्टिकुलर केस ठीक किया, जैसे आपने सपोज किया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड का केस ठीक किया है, तो उसके आपने केस रिपोर्ट बनाई। नाउ व्हाट इज केस सीरीज? केस रिपोर्ट इज ऑफ अ सिंगल केस। केस सीरीज का मतलब होता है कि बहुत सारे सेम डायग्नोसिस, सपोज आपके पास डायबिटीज के 5-6 केस हो गए, अब आपने 5-6 केस आपके जो इम्प्रूव हुए, इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, जो आपने होम्योपैथी से सही किए, उनका एक केस सीरीज बनाई। उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं दैट वेरी फ्रॉम जर्नल टू जर्नल, आपको किस तरीके से देना है। जब भी आपको कोई केस पब्लिश करना हो, केस रिपोर्ट पब्लिश करना हो, केस सीरीज पब्लिश करना हो, या अपनी रिसर्च पब्लिश करनी हो, सो उसके लिए हमारे पास में जर्नल की गाइडलाइंस दी हुई होती है। वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है। देर ऑलवेज, हर हर जर्नल की उसमें देर विल बी गाइडलाइंस टू द ऑथर फॉर पब्लिकेशन। ओके। सो केस रिपोर्ट केस सीरीज में क्या डिफरेंस है? केस रिपोर्ट में आप सिंगल केस पब्लिश करते हो, और केस सीरीज में आप एक ही डिजीज के 3-4 केसेस, 5-6 केसेस की एक केस सीरीज बना के उसको पब्लिश करते हो। सो दिस इज वन काइंड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट इज HPT। सो ये क्या चीज है भाई? HPT, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यस दिस इज बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ नॉलेज है। होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल है क्या? सो दिस इज अ मॉडर्न नेम, जो कि CCRH, क्योंकि CCRH इज द हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी जो रिसर्च कर रही है, सो दे यूज दिस टर्म फॉर ड्रग प्रूविंग। हमें पता है कि हमारी ड्रग प्रूविंग किस पे होती है? हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होती है। और हमारा सिद्धांत ये है कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड, मेडिसिन जो सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी वैसे ही सिम्टम्स को सही करेगी। और उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे करते हैं। सो दैट ड्रग प्रूविंग इज कॉल्ड होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल, HPT उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके लिए भी प्रॉपर CCRH की गाइडलाइंस है। हमें कोई भी मेडिसिन की HPT करनी है। अब HPT क्या जरूरत है? एक बात समझिएगा, हालांकि CCRH भी कर रहा है, और हमारे पास में हम बात करेंगे और भी CCRH के अलावा कुछ प्राइवेट बॉडीज भी हैं, कुछ रिसर्चर्स भी हैं जो भी कर रहे हैं। हमें ड्रग प्रूविंग की जरूरत क्या है? तो दो चीजों में। वन इज, जो हम कुछ नए रेमेडीज की बात कर रहे हैं, नए ड्रग्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टोटोपैथी की एक बात करते हैं कि, या एलोपैथिक मेडिसिन से कोई हम अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, सो उसकी हम बात करते हैं, तो उनकी ड्रग प्रूविंग करते हैं हम। दूसरा, हैंडमैन सर के टाइम पे जितनी भी उन्होंने अपनी मेडिसिन प्रूव करी, वो मेडिसिन प्रूव करी जर्मनी में। अब जर्मनी में जो मेडिसिन प्रूव हुई, बिकॉज वहां के आदमी में और यहाँ के आदमी में डिफरेंस है, वहां के जेनेटिक्स में यहाँ के जेनेटिक्स में डिफरेंस है, बिकॉज वहां के एनवायरनमेंट में, वहां का खान खान पान, वहां का रहन सहन, लाइफस्टाइल सब अलग था, और यहाँ का अलग है। और दूसरी बात, ये मेडिसिन जो प्रूव हुई, जो हम आज पढ़ रहे हैं, हालांकि नो डाउट उसमें जो एक एक सिम्टम लिखा है सब वेरीफाई कर सकते हैं आप क्लिनिकली, बट जो वहां प्रूव हुई और यहाँ प्रूव हुई, देर आर डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप रेपर्टरी में आपको बहुत सारी चीजों के एग्रावेशन एम्प्लीफिकेशन मिल जाएंगे। अब सपोज कीजिए किसी को छाछ पीने से प्रॉब्लम हो रही है, बेसन खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको कैसे मिलेगा? जब आपकी ड्रग प्रूविंग इंडिया में होगी, और आपको उसमें मिलेगा कि ये हमने मेडिसिन प्रूव करी, और ये मेडिसिन, ये ड्रग प्रूव किया, और इसमें हमारे को मिला कि हाँ भाई छाछ खाने से पेशेंट को दिक्कत हो रही है, मतलब छाछ पीने से दिक्कत हो रही है, तो हम वो मेडिसिन पेशेंट को फिर दे पाएंगे। सो एक चीज कि मेडिसिन, क्योंकि एक तो नई मेडिसिन आप प्रूव कर सकते हो, दूसरा एक चीज कि वो जर्मनी के एनवायरनमेंट में, वहां के लोगों में प्रूव हुआ, जो कि यहाँ डिफरेंस है।
तो यहाँ पे प्रूव करना जरूरी है। दूसरी बात, उस टाइम का लाइफस्टाइल और आज का लाइफस्टाइल में भी डिफरेंस है। उस टाइम ऐसी भागा दौड़ी वाली जिंदगी नहीं थी, आज वो भागा दौड़ी वाली जिंदगी है। आज बीमारियां चेंज हो गई हैं, आज पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं, आज एंटरटेनमेंट के इतने साधन हो गए हैं। और मोटिवेशन की बात करें चाहे डीमोटिवेशन की बात करें, दोनों ही भरपूर है। आप इंस्टा देखो, यूट्यूब देखो, व्हाट्सएप देखो, कहीं भी देखो, चाहे आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं या डीमोटिवेशन की बात कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए। सो आज के हिसाब से जेल्सीमियम, आज के हिसाब से एकोनाइट, आज के हिसाब से बैप्टीशिया, इन सब की ड्रग प्रूविंग की जरूरत है। सो दिस इज होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल। अगेन मैंने इसको बताया कि सीसीआरएस ने गाइडलाइंस बना रखी हैं। जब भी हम किसी भी पर्सन के ऊपर मेडिसिन ड्रग प्रूविंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना आता है कि क्या वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। अब अगर हम डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन से जाएंगे, तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, पेशेंट फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब तरीके से अगर सही है तो वो स्वस्थ है। तो ये मान के चलिए, अगर उस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो कोई आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि आई हैव वर्कड इन इट। और जब भी आप ड्रग प्रूविंग कराते हो तो आप पेशेंट के एक बार पूरा केस लेते हो, मतलब उसको डिजीज नहीं है लेकिन आप उसका इन जनरल पूछोगे ना, भाई मेंटल, उसके जनरल उसको किस चीज से डर लगता है, क्या चीज उसको खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब तो आप पूछोगे। बीमारी नहीं है, लेकिन इन जनरल पेशेंट का जो आपको एज अ होल लेना है, वो एज अ होल आप लेने के लिए आपको पूरा एक उसका केस लेना पड़ता है और सारी रिपोर्ट्स कराई जाती। अब हम बात करें कि हेल्दी ह्यूमन बींग, सो हेल्दी ह्यूमन बींग नहीं मिलेगा, इट विल बी अपेरेंटली हेल्दी। क्योंकि आप देखो, आप अगर 10 लोगों के विटामिन डी कराओगे, 9 के कम आएगा। आप 10 लोगों के विटामिन B12 कराओगे, जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में 10 में से 8 के कम आएगा, 7 के कम आएगा। सो आपको उसको लेना है, पेशेंट को, मतलब उस पर्सन को लेना है प्रूविंग में, नहीं लेना है, किस हद तक सही है, वो सब आपको एचपीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिर ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी। तो ड्रग प्रूविंग करने के लिए पहले पूरा एक केस लेना होता है, और उसके बाद में आपको उसकी सारी जांचें करानी होती है, सब सारे सीबीसी वगैरह सब, यूरिन रूटीन सब आपको कराना होता है, एक्सरे और ईसीजी सब होगा। और जब पेशेंट को आप दवाई देंगे तो उसके लिए एक लॉग बुक लिखी जाती है, उसमें पेशेंट अपना जो भी मेडिसिन ले रहा है, अगर कोई सिम्टम आ रहा है, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नोट करेगा। और फिर उसको जब वो मेडिसिन प्रूव कर लेगा, तो उसको बाद में नेक्स्ट टाइम वापस से, आफ्टर प्रूविंग ऑफ द मेडिसिन, वापस से सारी जांचें कराई जाएंगी। सो उसको वापस से सीबीसी भी कराएंगे, सब जांचें कराएंगे, उसको एलएफटी सब कराएंगे, और उसमें देखेंगे कुछ चेंजेस तो नहीं आए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आदिल सर, डॉक्टर आदिल चिंतन वाला सर का आपने नाम सुना होगा, आगे हम बात करेंगे भी नेक्स्ट पार्ट्स में। सो उन्होंने एकोनाइट फेरोक्स का प्रूविंग किया था, और एकोनाइट फेरोक्स प्रूव किया जब, तो उसको प्रूव करने से पहले जब ईसीजी कराई इट वाज नॉर्मल, और प्रूव करने के बाद में जब उन्होंने उसको पर्सन की, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग हमने लिए थे, उन्होंने लिए थे, उनकी जो ईसीजी कराई उसमें उनको RBBB मिला, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आप देखोगे एकोनाइट फेरोक्स किस लेवल पे काम कर रही है। आपको सिम्टम क्या मिले, क्या नहीं मिले, आपको ईसीजी में भी चेंजेस देखने को मिले। अब इसी बेसिस पे आपके पास अगर पेशेंट आता है जिसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, एकोनाइट फेरोक्स के आपको सिम्टम मिल रहे हैं, आप वहां प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो दिस इज द वे कि आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है, किस तरीके से उसको यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज द इमर्जिंग फील्ड। दो की हम बात करेंगे, वन इज एग्रो होम्योपैथी एंड अनदर वन इज वेटरनरी होम्योपैथी। सो एग्रो होम्योपैथी में हम रिसर्च करते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करके हम ये देखते हैं, अच्छा उसमें दो चीजें हैं। वन इज कि नॉर्मल प्लांट है, अब उसको जल्दी कैसे उगाया जाए या ज्यादा क्वालिटी वाला कैसे दिया जाए, एक रिसर्च वो हो सकती है। दूसरा, हम प्लांट में भी क्योंकि डिजीजेस होती हैं जो, तो उन डिजीजेस में होम्योपैथी की रिसर्च कर सकते हैं। सो एग्रो होम्योपैथी में बेसिकली प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एग्रो मींस एग्रीकल्चर, अगेन इट इज अ इमर्जिंग साइंस नाउ, एग्रो होम्योपैथी।
और इसमें दो तरीके से, वन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, कि आप कम समय में अच्छी ग्रोथ कैसे दे रहे हो या क्वालिटी वाली ग्रोथ कैसे दे रहे हो। दूसरा, डिजीज कैसे सही कर रहे हो आप मेडिसिन से। तो ये दो तरीके की रिसर्चेस एग्रो होम्योपैथी में की जा सकती है। नेक्स्ट इज, जैसा हमने एग्रो होम्योपैथी में बात किया, सो ह्यूमन बींग्स के अलावा वेटरनरी साइंस, सो वेटरनरी होम्योपैथी, एंड देयर आर प्रैक्टिशनर्स। इवन मैं खुद, हमारी डॉग है, मैं खुद उसको होम्योपैथिक मेडिसिन ही देता हूँ। और बीच में एक बीमारी आई थी जो काउस में बहुत फैली थी, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें भी काऊ को बहुत सारी जगह बहुत होम्योपैथ्स ने काउस को मेडिसिन दिया था और सही भी किया था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेटरनरी होम्योपैथी। आप उसको डॉग्स में दे सकते हो, कैट्स में, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें दे सकते हो, कैटल्स में दे सकते हो। और हमारे पास नो डाउट, हम आप जब आप डिटेल में बड़ी मेटरा मेडिका पढ़ोगे तो आपको रिसर्चेज मिलेंगी भी कि पहले के होम्योपैथ्स ने भी जानवरों में होम्योपैथिक मेडिसिन दी हैं, और इट इज अगेन इमर्जिंग। तो आप ऐसे आप केस कर सकते हो, उसमें दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हमने एग्रो होम्योपैथी में बात करी, वह एक चीज तो हो गई डिजीज रिलेटेड, कि आप जानवरों में भी जो कॉमन डिजीज हो रही हैं उनमें आप केसेस ले रहे हो, उनमें आप मेडिसिन दे रहे हो। दूसरा, अगेन जैसे हम एग्रोहोम्योपैथी में बात करें वैसे ही वेटरनरी में भी क्वालिटी, जैसे हम मिल्क की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि हमें काउज में या बफेलोज में मिल्क की क्वालिटी बढ़ानी है, देयर आर मेडिसिन, तो हम उनकी वहां पे भी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल ट्रायल्स इन होम्योपैथी। सो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हमने बात करी, जैसे आप एफिकेसी की बात कर रहे हो कि हमें एफिकेसी बतानी है, या फिर कोई सिंगल मेडिसिन पे काम करना है, कि आप एक मेडिसिन लिया आपने, सपोज फॉर एग्जांपल कि टिनाइटस के केस ले रहे हैं आप, टिनाइटस में आपने नेट्रम सेलिसाइलिकम एक मेडिसिन है, वो कितना अच्छा काम करती है, सेलिसाइलिक एसिड है, ये मेडिसिन है टिनाइटस के लिए, बोरिक मिट्रिया मेडिका में लिखा है। जैसे हमने बीपी के लिए बात किया था, ब्लड हाइपरटेंशन की बात करी थी, तो वहां पे आप एलियम सटाइवम यूज कर रहे हो। तो इस तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आरसीटी। सो क्लिनिकल ट्रायल मतलब वहां पे भी आप इंटरवेंशन कर रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, वहां पे आप एक मेडिसिन यूज कर रहे हो या इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बीपीएच के केस में आप इंडिविजुअलाइज मेडिसिन यूज कर रहे हो। आरसीटीज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स मतलब इसमें आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि एक सेट है कि आपको कोई भी डिजीज है उसमें, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी आयरन डेफिशिएंसी नीमिया का एग्जांपल दिया था, उसमें आप सेट है कि पेशेंट को आपको फेरस सल्फेट देना है विद फॉलिक एसिड, वो आप देते हो, पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, उसको आपने कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर किया आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से। और रैंडमाइज्ड, रैंडमाइज मतलब कि इसमें आप, देर आर टेबल्स, ठीक है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में। हालांकि इन जनरल भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि एक को हमने विदाउट एनी बायस, एक को हमने एलोपैथिक दिया, एक को होम्योपैथिक दिया, एक को एलोपैथिक दिया, एक को होम्योपैथिक दिया, एक को एलोपैथिक दिया, एक को होम्योपैथिक दिया। बट नाउ देर आर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और उन सॉफ्टवेयर को यूज करके उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है आपकी रिसर्च की। तो सॉफ्टवेयर यूज करके आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर के पेशेंट को आपको एलोपैथिक देनी है, कौन से नंबर के पेशेंट को आपको होम्योपैथिक देनी है। दूसरा आरसीटी आप कर सकते हो प्लेसिबो से, कि एक पेशेंट को तो आप प्लेसिबो दे रहे हो और दूसरे पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हो। तीसरा आप कर सकते हो कंबाइंड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, आप फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में आप एक पेशेंट को तो आप सिर्फ फिजियोथेरेपी दे रहे हो, एक पेशेंट को सिर्फ होम्योपैथी दे रहे हो, और एक पेशेंट को होम्योपैथी विद फिजियोथेरेपी दे रहे हो, तीन ग्रुप बनाए आपने। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, एक पेशेंट को आपने सिर्फ होम्योपैथिक दी, एक को सिर्फ फिजियोथेरेपी दी, और एक को होम्योपैथी प्लस फिजियोथेरेपी दी, और फिर आपने रिजल्ट्स देखे कि बेटर किस में मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नैनो पार्टिकल रिसर्च इन हायर डाइल्यूशन। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, हमारे पास 1 मिनट बचा है, आप थोड़ा सा समराइज बस करेंगे बस तो। बस लास्ट हाँ स्लाइड जी। है। ठीक है। ओके सर। सो नैनो पार्टिकल रिसर्च इन हाई डाइल्यूशंस, इसका भी हमने स्टार्टिंग में बात किया था, एक आपको आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च दिखाई थी कि नैनो पार्टिकल जो हमें हाई डाइल्यूशंस में है वो किस लेवल पे मिल रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि जब हम होम्योपैथिक कॉलेजेस की बात करेंगे तो वो हमारे पास में इतना टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती है। फॉर दीज काइंड ऑफ रिसर्चेज वी नीड कोलोबरेशंस, वी नीड एमओयूज। आपको एमओयू साइन करने पड़ेंगे, आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, तो हम उसका भी रिजल्ट निकाल पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट फर्स्ट, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, और उसमें हम कौन कौन सी बॉडीज हैं, किस तरीके से रिसर्च करनी है, उन सब की डिटेल में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से हो गया है। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके टाइम में हाँ कवर जी किया सर, जाए। बस अब बिल्कुल टाइम पे खत्म हुआ है हमारा। अ, बस 1 मिनट में हम सेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन रिसर्च इन होम्योपैथी पार्ट 1 बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एनलाइटनिंग रहा। आपने रिसर्च के बेसिक्स, मेथोडोलॉजी, इंपॉर्टेंस सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया। पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए रिसर्च कनेक्ट करने के लिए वो बहुत वैल्यूएबल थे। ये पार्ट 1 था। आई एम श्योर सभी को पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जहां आप और डीपर जाएंगे इस टॉपिक में। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज विद अस। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया। आईएफपीएच को भी थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। इंग्लिश टीम, आप सेशन टेक ओवर कर सकते हैं।